जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आपका क्लास 8 का ये 16 तारीख को जो साइंस का एग्जाम होगा उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये हमारा सेट नंबर 6 यानी कि मैंने 6 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डाल दिया है और प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चंस है। तो भाई साहब सोच सकते हो कितने क्वेश्चंस आपको करा दिए और इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना। आपका बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास रहेगा कि कोशिका की खोज किसने की। तो किसको नहीं पता है भाई साहब? सबको पता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है और सभी बच्चा सब चैप्टर 1 अच्छा से पढ़ता ही है। किसी भी बुक का पहला चैप्टर उठा के देख लो, हर एक बच्चा पढ़ता है, क्योंकि शुरू में जोश ज़्यादा होता है ना। इसलिए रोबोट हुक 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब की थी? अगर डेट में बात करो तो 1665 ईस्वी को की थी, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते। लिखा है कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो भाई साहब सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को काटा जा सकता है, याद रख लीजिए बात। यहाँ पे ऑप्शन में पोटेशियम रहता तो वो भी करेक्ट हो जाता, और सोडियम और पोटेशियम दोनों रहता तो दोनों करेक्ट हो जाता। क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस प्रतिजैविक की खोज की? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। आप लोग बुखार होता है आपको, तब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है कि नहीं? तो वही वाला, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रख लीजिए बात। इससे देखो आपके पास 2-3 क्वेश्चन आपको और पता चल गया कि पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी को। और एक बात याद रख लीजिएगा, पूरा विश्व में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है या फिर बोलो जो प्रतिजैविक है वो पेनिसिलिन ही था, ठीक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी को बताया था। इसके बारे में बूझे कि ना बूझे जी? समझ में आया ना जी एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे देखो, रिपीटेड प्रश्न। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों? अरे बाबा, अगर दस्ताना पहन के काम ना करे तो बिजली ना मार देगा जी उसको, समझ रहे हो ना, करंट लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है, ठीक है ना। तो हाथ में बिजली का झटका नहीं लगेगा इस कारण से, ठीक है, नहीं लगता। इसी कारण से क्या करते हैं मिस्त्री लोग, जो दस्ताने होते हैं रबड़ के, इसलिए पहनते हैं। बुझा जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो टेंशन मत लो, उसको कंठमणि भी बोलते हैं। हिंदी में कंठमणि और इंग्लिश में भाई साहब एडम्स एप्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन पे बबुआ ध्यान दो, अच्छा प्रश्न आ गया है। आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना संपर्क के लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। क्योंकि विद्युत बल यहाँ पे जो होगा, ये दो वस्तुओं में अगर आवेश है तो वो दूर से ही लगता है। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे, इसको हम लोग स्थित विद्युत बल भी बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में खुद ब खुद क्लियर कर दिया है बचवा कि क्या कहा है कि बिना संपर्क किए, बिना छुए, और जो बिना छुए बल लगता है उसको हम लोग असंपर्कित बल बोलते हैं। तो विद्युत, सबसे पहला बात तो ये पता चल गया कि विद्युत बल जो होता है, या फिर यूँ बोलूँ कि जो तुम्हारे पास स्थित विद्युत बल जो होता है, ये बोलना ज़्यादा करेक्ट होगा, ये तुम्हारा असंपर्कित बल होता है। बुझे बचवा? और साथ ही साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन से ये भी पता चल रहा है कि देखो कि जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर आप लोग कंघी को बाल में रगड़ते हो फिर उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाओगे, तो देखो कागज़ के टुकड़ा आप लोग सटाते ना, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बल लग रहा है ना, उसको खींच रहा है ना बिना सटाए। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि दहन के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि दहन के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, ज्वाला की जरूरत पड़ती है, और आग ज्वाला एक ही चीज़ समझ लो, ज्वाला और आग, ठीक है। तो भाई साहब क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप लोग क्या इसके लिए आप लोग क्या बोलोगे मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग का क्या राय है सो? अच्छा, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे को देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई साहब उसे अंडप्रजक कहते हैं। याद रख लीजिए बात, अंडप्रजक कहा जाता है जो शिशु को जन्म ना देकर अंडे का जन्म, जैसे कि मुर्गी हो गया। भाई साहब और एग्जाम्पल दो, हाथी नहीं भाई साहब, हाथी बच्चा का जन्म देता है हम लोग जैसा, ठीक है। मतलब ऐसे जंतु जो खुद के जैसे ही डायरेक्ट जीव को जन्म देते हैं, जिसमें अंडा का कोई लोचा नहीं होता, उसे हम लोग जरायुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, बकरी हो गया। परंतु जो अंडे देते हैं जैसे कि मुर्गी हो गई, ये सब क्या हो गया, पक्षी बहुत सारे हो गए, ऐसे सब क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं, ठीक है बबुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर में लेकिन आँखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? यानी कि जो आँख से भाई साहब
भगवान ना करे, पर जो आँख से जो अंधे होते हैं वो लोग को अगर पढ़ने का इच्छा है तो ऐसा है नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं। क्योंकि बोला जाता है ज्ञान जो होता है वो शारीरिक कष्ट का बोला जाए शारीरिक कष्ट का मोहताज नहीं होता है, क्योंकि जिसको ज्ञान लेना है उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भाई साहब, तो वो अंधा हो चाहे कैसा भी हो, लंगड़ा हो लूल्हा हो, उसको पढ़ना है तो पढ़ेगा ही। तो जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए एक लिपि है जिसको हम लोग ब्रेल लिपि बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप लोग छू के वर्ड को पढ़ सकते हो। किताब ऐसा बनाया जाता है, उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है जिसके थ्रू से आप लोग पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, आप लोग जानोगे ठीक है आगे चल के। तो समझ में आ गया कि दिव्यांग लोग, आंखों से दिव्यांग यानी कि जिनको नज़र नहीं आता है उनके लिए ब्रेल लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर के प्रश्न पर। लिखा हुआ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोई एक पौधा किसी एक जमीन पर बार बार नियमित रूप से उगाया जाता है। बार बार करने मतलब क्या, सबका एक टाइम टेबल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कृषि बोलते हैं। कृषि नहीं, उसे हम लोग फसल बोलते हैं। ठीक है, याद अगली बात, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कृषि जो होता है, कृषि तो प्रोसेस होता है फसल उगाने का। ठीक है, दूसरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा कि 11 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? भाई साहब बृहस्पति एक ग्रह है, सूर्य तो भाई साहब क्या बोलूँ इसकी मैं बात। ठीक है, तो भाई साहब चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो कि एकलौता पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, समझे ना। आर्यभट्ट भी उपग्रह है परंतु ये कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतरातू घाटी किस राज्य में है? अगर आप झारखंडी हो तब आपको पता होगा ये झारखंड में है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधी ये पतरातू घाटी, ज़्यादा ये घाटी ये गड्ढा ढोढ़ा जो है वो झारखंड में, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते 13 नंबर प्रश्न में। लेकिन वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? भाई साहब लकड़ी की जगह हम लोग ज़्यादातर किसका, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। लकड़ी का जो बेंच है उसकी जगह प्लास्टिक का बेंच उपयोग हो गया। गेट जो हो गया वो आजकल प्लास्टिक का बहुत सारा आने लगा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का भी आता है परंतु ज़्यादातर जो होता है प्लास्टिक है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, समझे। परंतु भाई साहब ये प्रदूषक बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए इनका उपयोग कम से कम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या, भाई साहब जो ध्वनि होता है उसमें जो कंपन होता है उसमें प्रति सेकंड जो संख्या, प्रति 1 सेकंड में जितनी कंपन करती है उस संख्या को ही हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। और यहाँ पे घुमा फिरा के आवृत्ति का ऐसा मात्रक पूछा है, तो भाई साहब हर्ट्ज ना, हर्ट्ज होता है HZ जिससे को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ये चुन्नू मुन्नू बच्चा मंजा सब जानता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। चलिए 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है इसमें इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वसन द्वारा शरीर में पहुंचती है? भाई साहब यहाँ तो देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही एक ऐसा गैस है जो इन चारों में से सबसे विषैला है, और यही है जो हमारे श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में जाती है और हमें हानि पहुंचाती है। उसी प्रकार से सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो भी हमें क्या करते हैं श्वसन के द्वारा अंदर जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? भाई साहब रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस, भाई साहब नाइट्रोजन मत मार दीजिएगा। ये पूछता कि भाई साहब हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तब नाइट्रोजन मारते आप, परंतु यहाँ प्राकृतिक गैस यानी कि यहाँ पे एक प्रकार का ईंधन का बात चल रहा है, समझे। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन होता है, उसके इथेन भी होता है पर मिथेन से कम होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन कट कीजिएगा। बबुआ समझे, क्वेश्चन कैसा घुमा तो मानी सो घूम जाओगे, समझे। चलिए 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देख लो ये जो प्रश्न है ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ यहाँ पे निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में होता है? तो मलेरिया और डेंगू के उपचार में ना गिलोय की पत्ती का रस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खगोल पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, क्योंकि भाई साहब किलोमीटर में मापोगे बहुत दूर होता है। ऐसा नहीं कि ससुर घर जाने जैसा है का कि चलो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर, ऐसा नहीं ना होता है। ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक पिंड से दूसरे खगोल पिंडों की बात चल रही है, समझे। ये किलोमीटर से नहीं, मीटर तो हो ही नहीं सकता। जब किलोमीटर का यहाँ औकात नहीं तो मीटर का क्यों औकात है जी। ठीक है, सौर वर्ष, ये असल में यहाँ पे प्रकाश वर्ष लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रख लीजिएगा बाबा, एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.46 इंटू में 10 का पावर में
12 किलोमीटर होता है। इस प्रकार से हमारा सेट 5 भी कंप्लीट, 5 या 6 है, जितना भी नंबर का है, बहुत सारा सेट करा दे, मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।